हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड थ्योरी अपन ने लास्ट लेक्चर में पूरी कवर कर ली थी। तो जैसा मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, क्या है देखो, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ध्यान रखना, जो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं, एक फॉर्मूला तो लिखाया था मैंने टॉर्क वाला। टॉर्क जो होता है P क्रॉस E, और साथ में मैंने पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा है माइनस पी डॉट ई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसलिए मैंने यहां क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके भी बता दिया। ठीक है, इसमें ये डाइपोल रखा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में आएगी। क्या, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट, डाइपोल की डायरेक्शन भी राइट हो गई, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द डाइपोल इज डिस्टर्ब्ड बाय ए स्मॉल एंगल थीटा, इस डाइपोल को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, कितना, थीटा, फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, प्रूव दैट इट्स मोशन विल बी एसएचएम। ठीक है, यहां एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो लैंग्वेज में लिखा है स्मॉल एंगल थीटा, थोड़ा सा एंगल थीटा है, क्योंकि अगर ज्यादा एंगल दोगे ना, इसको अगर यहां से ऐसा डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ऐसा, तो ये इसका मोशन होगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ये, और इसका मोशन हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, बट मुझे एसएचएम प्रूव करना है ना, तो ये एंगल जो है छोटा छोटा एंगल दिया है। ठीक है, इसका क्या यूज है भी देखते हैं जरा। ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका कैलकुलेशन भी मुझे करके बताना है। तो ठीक है, जरा देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। यहां से सोल्व करना शुरू करता हूं। देखो, शुरुआत में डाइपोल जो है माइनस क्यू ये आ गया, प्लस क्यू ये आ गया, ये ऐसा डाइपोल था। अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब प्लस क्यू यहां पहुंच गया होगा, माइनस क्यू यहां पहुंच गया होगा। अब इस प्लस क्यू पे जो है फोर्स क्यू इंटू ई तो इधर आ गया, एंड साथ में Q इंटू ई इधर आ गया, ये एंगल थीटा। ठीक है, ओरिजेंटल से कितना एंगल डिस्टर्ब कर दिया मैंने, थीटा एंगल। अब इस पे टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, और वो टॉर्क क्या होगा, जो टॉर्क लिखूंगा मैं, टॉर्क क्या लिखा जा सकता है, P क्रॉस ई। फॉर्मूला लिखाया था क्या आपको टॉर्क का, टॉर्क जो होगा P क्रॉस ई। ठीक है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क के जैसा काम करेगा क्या। देखो, इसको मैंने डिस्टर्ब किया कौन से डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज में, टॉर्क क्लॉकवाइज में आ जाएगा। इसका टॉर्क जो है, ये वाला जो फोर्स है, दोनों फोर्स इसको ऐसे घुमा रहे होंगे, तो ये जो है रीस्टोरिंग टॉर्क के जैसा काम करने वाला है ये। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है अपने पास P क्रॉस E, और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आ गया, PE साइन थीटा। तो ये जो है रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा। क्लियर। अब यहां पे अच्छा एक टर्म यहां ये मान लेना, आई जो है ना, इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, आई जो है इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया। ठीक है, और पी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब यहां पे क्या है, ये तो मेरे पास रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया। क्लियर है, रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया अपने पास PE साइन थीटा। अब मेरे को बताया टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आई अल्फा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया आपको, अल्फा, आई जो है क्वेश्चन में लिखा है, तो PE साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा आ गया। तो अल्फा कितना आ गया, PE साइन थीटा अपॉन आई। ठीक है, ये इस टाइप से अल्फा आ गया। अब अगर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, साइन थीटा जो है स्मॉल है क्या, साइन थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। यहां लिख भी देता हूं मैंने, आप ध्यान रखना जिन बच्चों को नहीं पता हो। थीटा अगर स्मॉल दिया गया है, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो क्या, ऑलमोस्ट थीटा, एंड कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 1।
एंड डिवाइड करोगे तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं 1, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा को थीटा लिख दिया जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में ये स्मॉल एंगल दिया था। अगर ये स्मॉल एंगल नहीं होता ना तो ये डाइपोल जो है ना वो एसएचएम नहीं करता, ठीक है। अब ये जो डाइपोल एसएचएम कैसे कर रहा है ये समझ लेते हैं जरा। ये जो अल्फा है ना, अल्फा क्या आ गया मेरे पास पी अपॉन आई, साइन थीटा को थीटा लिख दूंगा तो अल्फा क्या आ गया पी अपॉन आई इंटू थीटा। तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया क्या, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। माइनस इसलिए नहीं आ रहा है वो क्योंकि वो माइनस गायब हो गया किसमें, रीस्टोरिंग में। ये अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है थीटा, इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा डाइपोल परफॉर्म्स, डाइपोल क्या परफॉर्म कर रहा होगा, डाइपोल परफॉर्म्स एसएचएम। ये तो अपन ने प्रूफ कर दिया, यही तो होता है ना। यहां पे ये जो अल्फा है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। आपको पता होगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स या ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लीनियर एसएचएम में होता है, और अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये एंगुलर एसएचएम में होता है। तो यहां से डाइपोल जो है वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। अब मुझे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड आल्सो। अगर मुझे इसका टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी है तो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कैसे आएगी, देखो आपको पता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है क्या, ये माइनस तो किसके का रीस्टोरिंग में गायब हो गया, और यहां से कंपेयर करूंगा अल्फा, अल्फा थीटा से थीटा आ गया तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया पीई अपॉन आई, क्लियर है, पी अपॉन आई आ गया क्या। तो ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या आ गया रूट ओवर पी अपॉन आई, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई रूट ओवर पीई आई अपॉन पी, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पी। आई क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। क्या फॉर्मूला याद रखना है, देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, जो ये टाइम डाइपोल जो है एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पीई, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी डाइपोल। अब क्वेश्चन में क्या होगा, मैकेनिक्स में आपने डाइपोल का कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन सीखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जा सकता है, अब अगर मान लो ये वाली रोड जो है, क्वेश्चन में बोल दिया जाए दो चार्ज एक रोड से फिक्स है, ये रोड है, इस रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो आई है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास मतलब यहां इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। अगर ये मास लेस है, ये वाला अरेंजमेंट में ये जो कनेक्शन वाली रोड है ये कनेक्टेड कर रखा है चार्ज को, ये मास लेस दी गई हो। अच्छा ध्यान रखना ये वाली रोड नॉन इंसुलेटिंग बोलेगा क्वेश्चन में, नॉन इंसुलेटिंग इसलिए अगर ये नॉन इंसुलेटिंग सॉरी इंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टर या कंडक्टर होगी तो ये चार्ज पास आ जाएगी ना, अट्रैक्शन इसमें कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो हो सकता है क्या, तो ये नॉन कंडक्टर या इंसुलेटिंग रोड बोलेगा। क्यों बोलेगा उसका रीजन समझ में आ गया होगा। अगर ये मास लेस है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ जाएगा। इन दोनों को पॉइंट मास मान के एमआर स्क्वायर निकाल लेना दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेंटर अबाउट निकालूंगा तो ये डिस्टेंस जो भी दिया है एमआर स्क्वायर ये वाली डिस्टेंस आर और ये वाली डिस्टेंस आर निकाल सकते हो, ठीक है। रोड का अगर मास जीरो नहीं है तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख लेना एमएल स्क्वायर बाई 12। इसका जो भी मास दिया है आई की कैलकुलेशन हो जाएगी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखा जा सकता है, क्यू इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन यहां से यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। इस न्यूमेरिकल में अपन ने टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर लिया। ये जो डाइपोल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उस एसएचएम का टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर लिया। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये एंगल स्मॉल है। अगर ये स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को थीटा लिख लिया, और अगर ये स्मॉल एंगल नहीं होता तो फिर यहाँ एसएचएम नहीं होता, फिर ऑसिलेटरी मोशन होता है, एंगुलर ऑसिलेटरी, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमता रहता डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे 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 घूमता रहता। अभी क्या कर रहा होगा, फटाफट 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 फास्ट घूम रहा होगा, और इसको अपन ने बोल दिया एसएचएम या एंगुलर एसएचएम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली यहां से जब रिलीज किया है ये रेस्ट में था, यहां से जब इसको रिलीज किया है, ठीक है, यहां से इसको रिलीज कर दिया अपन ने इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ब्लू कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, एच वन इन फिगर फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है देखो,
ये डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल का मास m, सॉरी डाइपोल में जो दोनों चार्जेस है ना प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों का मास m है, और ये जो कनेक्टेड किए गए हैं एक इंसुलेटिंग रोड से, इंसुलेटिंग रोड है ये, ठीक है, और उस रोड का मास भी m है, लेंथ l है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से 53 डिग्री एंगल है ये जो लाइन डाइपोल वाली जो रोड जा रही है, दोनों चार्ज को कनेक्ट किया हुआ है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल जस्ट आफ्टर रिलीज, मींस इसी इंस्टेंट पे मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है, मींस अल्फा क्या होगा। दूसरा, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डाइपोल, अब यहां से डाइपोल घूमने लगेगा टॉर्क के कारण, तो उसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकती है। नेक्स्ट, वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस सिस्टम बाय 180 डिग्री, मींस ये अरेंजमेंट को, पूरे अरेंजमेंट को 180 डिग्री से घुमाने में कितना वर्क डन होगा, ये आपको कैलकुलेशन करना है। तो 3 क्वेश्चन कैलकुलेट करने इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूं, बड़ा ही इजी है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आपको पता होगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पता है। अब यहां पे जो टॉर्क लग रहा होगा ना, ये वाले डाइपोल पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है आपको पता है क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखूं, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा, ठीक है। अभी इस इंस्टेंट पे अगर थीटा देखा जाए, थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, पी वेक्टर और ई वेक्टर। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में है क्या, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लिखा जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट जो है ये वाली डायरेक्शन में होगा, ये वाली डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख देते हैं जरा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया, पीई साइन 53 डिग्री लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये आई की कैलकुलेशन करनी है। आई जो है ये पूरा सिस्टम या डाइपोल जो घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा होगा, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। अब इस रोड का, जिस रोड से ये कनेक्टेड है, उसका लेंथ एल है, उसका मास एम है, ठीक है। जिसको समझ आ गया ना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। मैं सोल्व कर ही रहा हूं, वीडियो पॉज करो, अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व करो पहले, ठीक है। आई की कैलकुलेशन करता हूं। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, रोड का लेंथ l है, मास m है। साथ में अगर देखा जाए तो ये जो डाइपोल में जो दोनों चार्ज है, प्लस चार्ज, सेंटर ऑफ मास के अराउंड देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ये l/2 रेडियस में घूम रहा होगा, ये भी l/2 रेडियस में घूम रहा होगा। तो m इंटू l/2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 होल स्क्वायर इंटू अल्फा आ जाएगा क्या, क्लियर है। अब यहां से p को क्या लिखा जा सकता है, डाइपोल मोमेंट को क्या लिखा जा सकता है, p को, p की जगह लिखा जा सकता है q इंटू एल, तो q इंटू एल आ गया। e तो क्वेश्चन में दिया है, साइन 53 का वैल्यू 4/5 इक्वल टू, अब इसको सोल्व करता हूं जरा। तो यहाँ ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 4, तो मैं ml स्क्वायर तो थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूं, और यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 प्लस 3, इस टाइप से आ गया इनटू अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4/5 QEL इक्वल टू ml स्क्वायर, ये हो गया कितना 336, 7/12 आ गया क्या, 7/12 इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं जरा कौन सी कैंसिल आउट, कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। यहां से देखा जाए तो एक l तो ये गायब हो जाएगा, कि यहाँ l स्क्वायर है, एक l गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना l, और कोई टर्म गायब नहीं हो रही है। तो अल्फा जो आ गया मेरे पास, अल्फा 12 इंटू 4 48, 7 इंटू 5 35, QE अपॉन ML। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। मींस अल्फा जो है इसको रिलीज करने पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन या जस्ट आफ्टर रिलीज, जिसे रिलीज करूंगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता करें, देखो यहां पे मैं लगा दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसी सिचुएशन पे जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं जरा। तो सेकंड वाला पार्ट, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, K1U1, K1U1 क्या हो गया, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उस सिचुएशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी।
क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, कोई लॉस नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैंने इसलिए करा है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए क्या। अब शुरुआत में रिलीज किया तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ गई। शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दूंगा, माइनस पीई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कोस थीटा, तो माइनस पीई। अब कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, कोस थीटा की जगह कोस 53 आ गई क्या, ठीक है। ये पहले यहां भी लिखा ना अपन ने 53 डिग्री, ये वाला एंगल इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दूं, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखता हूं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होती है क्या, ठीक है। यहां से सोल्व करूंगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। cos 53 का वैल्यू कितना हो जाता है, माइनस पी cos 53 का वैल्यू 3/5 हाफ। अब ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कर रखा है यही है, तो एज इट इज ये क्या लिख दूं मैं 7/12 ml स्क्वायर, ठीक है। मैं पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, एज इट इज लिख दिया मैंने, ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस पी। अब ये माइनस पी राइट में यहां इधर आएगा, ये वाली टर्म माइनस पी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पी। और चेक करते हैं जरा क्या हो जाता है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, तो क्वेश्चन मिटा दिया, माइनस पी। कैलकुलेशन करते हैं फाइनल, सेकंड वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, थर्ड क्वेश्चन रहने देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस पी इधर आ गया तो पी माइनस पी इंटू 3/5 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 7/24, 7/24 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम। ये ओमेगा मैक्सिमम आ गया, ये आ गया कितना 2/5 पी आ गया क्या, एलसीएम लेके सोल्व करना, तो 7/25 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। अब ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू चाहिए ना मुझे, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 48/35, तो ये हो गया 48/35 पीई अपॉन ml स्क्वायर रूट। ये ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने नीचे रखा हुआ है, एज इट इज मिटाया नहीं अभी। वन रिक्वायर्ड टू रोटेट द सिस्टम बाय 180 डिग्री, ठीक है। सिस्टम में इस डाइपोल को 180 डिग्री से रोटेट कराने के लिए मुझे कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा, चलो चेक कर लेते हैं। ये तो आ गया अपने पास क्या डाइपोल, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, फिर इसमें डाइपोल बनाता हूं और फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया क्या। अब यहाँ पे डाइपोल ऐसे रखा था कि शुरुआत में प्लस क्यू यहाँ था माइनस क्यू यहाँ था, ये डाइपोल ऐसे रखा था। अब इस डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट कराना है, 180 डिग्री रोटेट कराना है मतलब माइनस क्यू तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए, ये प्लस क्यू इसको घुमाऊंगा मैं ऐसे, ये घुमाऊंगा 180 डिग्री से, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा क्या, मतलब यहाँ तो पहुंच जाएगा कौन माइनस क्यू और यहाँ आ जाएगा कौन प्लस क्यू, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक तो जाने वाला नहीं है ऐसे, ठीक है। यहाँ से घुमा घुमा के ऐसे लेके आना पड़ेगा क्या मुझे, तो इसके लिए कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन जो है कुछ नहीं बोला है तो एक्सटर्नल का वर्क डन होगा, और एक्सटर्नल का वर्क डन क्या लिख दूंगा डेल्टा यू। तो एक्सटर्नल का वर्क डन कितना आ गया, डेल्टा यू मींस u2 माइनस u1। अब u2 और u1 का वैल्यू पता कर ले तो आंसर आ जाएगा, u1 क्या आ जाएगा माइनस पी cos 53 डिग्री, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ, ये एंगल 53 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, तो ये आंसर आ गया माइनस पी और cos 53 डिग्री का वैल्यू आ गया 3/5। ये तो शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बाद की पोटेंशियल एनर्जी 180 डिग्री रोटेट करने के बाद देखो कितनी आएगी, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैलकुलेट करता हूं, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे ना तो अब डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन इधर आएगा, डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्या। अब ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 53 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये वाला एंगल दिया है 53 डिग्री, तो ये एंगल 180 माइनस 53 आ गया, तो माइनस पीई cos 180 माइनस 53। अब cos 180 माइनस 53 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में नो चेंजर cos नेगेटिव, तो माइनस पी और ये वैल्यू सोल्व करूंगा तो माइनस cos 53 के बराबर आ गई, माइनस cos 53। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, u2 कितना आ गया पीई माइनस माइनस प्लस cos 53 का वैल्यू पुट करूंगा तो पीई cos 53 का वैल्यू 3/5, तो 3/5 पी तो ये आ गया। अब मेरे को चाहिए था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो u2 क्या आ गया 3/5 पी माइनस ये कितना माइनस 3/5 पी, तो फाइनल आंसर जो आ गया वो 6p/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। यह इतना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा।
अब P की जगह क्या लिखा जा सकता है? P की जगह क्या लिखा सकता है? 6Q इंटू L लिख दूं क्या? डाइपोल मोमेंट की जगह क्या लिख दूं? चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है, देखो। फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक शॉर्ट डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q और P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दो क्वेश्चन है, दोनों में सेम क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन सेम है पर दो पार्ट है उसके। फर्स्ट पार्ट में क्या सोल्व करना है? ये Q चार्ज है। पहला क्वेश्चन अगर देखोगे ना, फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें Q चार्ज और ये जो डाइपोल है, डाइपोल जो है Q चार्ज का जो रेडियस वेक्टर है उसी के अलोंग है। बट यहाँ अगले वाले में क्या है? डाइपोल ऐसे परपेंडिकुलर है उस रेडियस वेक्टर के। तो दोनों ही केस में मुझे क्या पता करना है? इस डाइपोल पे, ये जो है डाइपोल को मैं थोड़ा अलग बना देता हूं ताकि आप इजीली देख पाओ, आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। हाँ यहाँ डाइपोल भी है कुछ, ठीक है। ये मैंने डाइपोल बना दिया। डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल इसलिए बनाया है ताकि मैं वो फॉर्मूले लगा सकूं, जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी शॉर्ट डाइपोल होगा तो, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट F इक्वल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला पता है क्या? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है? फोर्स। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को वैसे तो फोर्स किस पे चाहिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, बट मैं किस पे फोर्स निकाल रहा हूं? चार्ज पे, क्योंकि चार्ज पे फोर्स की कैलकुलेशन इजी है। इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में ये जो डाइपोल है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में अगर मैं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल वेक्टर मान लेता हूं P वेक्टर, तो डाइपोल आ गया। अब इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अलोंग आ जाता है कितना? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना? 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r दिया है, क्वेश्चन में भी लिखा है। अब यहां अगर ये कैपिटल Q चार्ज रखा है तो इस पे फोर्स क्या आ जाएगा? F इक्वल टू क्यू से, पॉजिटिव चार्ज है तो F वेक्टर जो है कैपिटल Q इंटू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मीन्स ये जो फोर्स आ रहा है ना, ये किस पे कैलकुलेशन किया मैंने? फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू डाइपोल। तो ये आंसर क्या आ गया? 2kp स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन लिखूंगा तो राइट। मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो राइट और ये नेगेटिव है तो लेफ्ट। कुछ नहीं बोला तो अपन पॉजिटिव मान लेते हैं। ये तो इस चार्ज पे फोर्स आ गया, बट मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पे जो फोर्स आएगा ड्यू टू चार्ज, वो भी सेम आएगा क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आंसर आ गया 2kp आर क्यूब। यहां आंसर लिख लेना है लेफ्ट, ठीक है। और ऐसे सेम पैटर्न पे सेकंड वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो ये वाला जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल का सेकंड वाला क्वेश्चन इधर सोल्व कर देता हूं। ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करता हूं पहले तो, ठीक है। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा देखो। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या है? यहां पे डाइपोल ऐसे रखा है क्या? अब इसका ये इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस kp अपॉन आर क्यूब। माइनस का मतलब डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आने वाला है कितना? मैग्नीट्यूड में kp अपॉन आर क्यूब। मैं माइनस, ये माइनस मैंने यूज कर लिया ना, p वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला लगा देता हूं। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मैं लिख रहा हूं क्या? फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू डाइपोल। तो वो फोर्स कितना आ जाएगा? अब फोर्स ये वाला यहां क्यू चार्ज रखूंगा तो इस पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा क्या? तो कितना फोर्स आ गया? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? क्यू इंटू ये जो फोर्स है ये आ गया कितना? क्यू इंटू केपी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था? फोर्स ऑन डाइपोल। तो फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज के कारण जो है डाइपोल पे फोर्स आ जाएगा क्यू केपी अपॉन आर क्यूब, और यहां डायरेक्शन हो जाएगी क्या? डाउनवर्ड। मींस ये डाइपोल पे डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे ऊपर के डायरेक्शन में। कैसे पता लगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अपन ने क्या किया? यहां पे डाइपोल पे फोर्स निकाल लिया, किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। अब मैं एक रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूं कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगाएगा। जैसे अभी तो पॉइंट चार्ज है ना, अगर एक डाइपोल ऐसा रखा है और दूसरा डाइपोल ऐसा रखा है, दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा? एक डाइपोल ऐसा और एक डाइपोल ऐसा रखा है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा? ये मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिखवा देता हूं।
रिजल्ट याद रख लेना आपको, ठीक है। साथ में कुछ और भी रिजल्ट लिखूंगा, वो भी आपको याद रख लेना है। तो नोट लगा के मैंने लिखा है, देखो क्या, फोर्स ऑन शॉर्ट डाइपोल P1 ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल P2, मतलब P1 P2 दोनों शॉर्ट डाइपोल है, या इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोला जा सकता है। अब देखो ये वाला डाइपोल P1 है, ये वाला डाइपोल P2 है, दोनों डाइपोल शॉर्ट है। अब मान लो इसका माइनस चार्ज यहाँ आ गया, इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज, इसका प्लस चार्ज, ठीक है। दोनों का चार्ज अलग अलग होगा, इसलिए मैंने माइनस प्लस लिखा। P1 P2 दोनों के बीच का सेपरेशन R है। अब एक काम करते हैं, ये वाले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ये वाले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐसा आएगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। अब ये वाले डाइपोल और ये वाले डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स जो है ना वो होता है 6K P1 P2 अपॉन R पावर 4। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जिसको डेरिवेशन चाहिए, यहां मैं और भी चीजें लिख रहा हूं, डेरिवेशन चाहिए और नेक्स्ट लेक्चर देखें। और नेक्स्ट लेक्चर में सजेस्ट करूंगा ओनली जेई एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वही देखें, ठीक है। बाकी जो जेई मेंस के लिए काम कर रहे हैं या फिर नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, मैं यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको रिजल्ट जानने हैं, इनके डेरिवेशन जानने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिए, वरना आप सिंपल बस रिजल्ट याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ जरा, ये वाले डाइपोल और ये वाले डाइपोल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो ये आ गया। अगर डाइपोल का ओरिएंटेशन बदल दूं, डाइपोल पहले तो क्या था, दोनों का डायरेक्शन सेम था। अब क्या करता हूँ, एक डाइपोल ऐसा और एक डाइपोल नीचे, तो इस सिचुएशन में फोर्स आ जाता है 3, यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा रिजल्ट बता सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हो ना, तो यहाँ P1 P2 आ गया, मतलब एक L और एक L एक्स्ट्रा आ गया, तो नीचे पावर 4 कर देंगे, वहां R स्क्वायर था, यहाँ R4 हो जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 3। रिजल्ट याद रखने हैं, फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये दोनों डाइपोल अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, ऐसा पता लगाया जा सकता है। अब दोनों डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स ज्यादा आएगा क्योंकि ज्यादा क्लोज है इस डाइपोल के, मतलब ये फोर्स हो जाएगा आपका अट्रैक्शन नेचर का, ठीक है, अट्रैक्शन नेचर का हो गया, क्लियर है। मींस जो है, अब मैंने क्वेश्चन में लिखा था फोर्स ऑन डाइपोल P1। अब P1 पे अगर फोर्स देखा जाए तो राइट लगेगा, और P2 पे जो फोर्स देखा जाए तो लेफ्ट लगेगा। मैंने P2 पे फोर्स लिख लिया ना लेफ्ट, P2 पे फोर्स लिखा मैंने, लेफ्ट आया, ठीक है। P2 पे फोर्स लेफ्ट आया गया, तो P1 पे फोर्स क्या आ जाएगा, राइट। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो मेरे पास जो है अट्रैक्शन फोर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, अट्रैक्शन आ गया। अब सेकंड वाला केस देख लेते हैं जरा। मुझे फोर्स चाहिए किस पे, ये वाला डाइपोल में फोर्स चाहिए। डाइपोल फोर्स की कैलकुलेशन तो ये आ गई। अब फोर्स जो है किधर लग रहा होगा, फोर्स ऑन डाइपोल P1, इस P1 पे फोर्स किधर आएगा, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब देखो तो ये प्लस चार्ज पे जो है, प्लस चार्ज पे ज्यादा फोर्स आएगा मतलब ऊपर, और माइनस पे थोड़ा कम आएगा। तो इस टाइप से देखा जाए तो फोर्स मैंने क्या कैलकुलेट किया, फोर्स ऑन शॉर्ट डाइपोल P1 पे फोर्स देखा P2 के कारण, तो ये फोर्स आएगा कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस पे अपवर्ड आया तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है। यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन अगर देखा जाए तो अट्रैक्शन रिपल्शन तो पास दूर नहीं आ रहा है, ये तो ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें अट्रैक्शन है, और अगर मेरे को देखना है P1 पे फोर्स की डायरेक्शन देखना है, तो इस पे लेफ्ट आ रहा है तो इस पे राइट भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं राइट भी लिख सकता हूँ, जैसे इस पे अपवर्ड लिखा है ना उसी पैटर्न पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है मैंने अलग अलग टाइप का। पहला डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर दिया गया है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। डाइपोल का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वाड्रापोल एंड ऑक्टापोल, इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है Q/R। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी देख रहा हूं, बस R-1 हो जाएगा कि प्रोपोर्शनलिटी। V का प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहा हूं ओनली, एंड E का भी प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है K/R², तो R⁻², ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू R-1, E प्रोपोर्शनल टू R-2। ये तो था पॉइंट चार्ज के लिए। डाइपोल के लिए देखा जाए, क्या डाइपोल का पोटेंशियल लिखा था आपने Kp cos θ/R², तो R⁻² आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था 2Kp/R³, ठीक है, या Kp/R³, तो ये आ गया R⁻3, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड R⁻3, पोटेंशियल R⁻²। तो ये तो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, ये आप रिपीटेड फॉर्मेट में आप इसको याद रख लेना है। इसमें क्या था, सिंगल चार्ज था, इसमें 2 चार्ज। अगर यहाँ क्वाड्रापोल मतलब 4 चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल तो आएगा -3 और ये फील्ड आएगा -4, और ऑक्टापोल में 8 चार्ज होगा तो -4 -5। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, बस ज्यादा दिमाग में लगाना। नेक्स्ट नंबर, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज
Q1 Q2 है तो दोनों के बीच का फोर्स कूलम्ब्स लॉ से क्या लिखता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स आएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R माइनस टू, ठीक है। डाइपोल और पॉइंट चार्ज हो, एक डाइपोल एक पॉइंट चार्ज का, इससे पहले क्वेश्चन जो लेटेस्ट किया है वहां पे आया था R-3 आया हुआ, देखना जरा आप, ठीक है। डाइपोल डाइपोल के बीच का जो फोर्स होगा ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसका डेरिवेशन मैंने बताया आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर सबको देखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, एडवांस वाले बच्चों को ही देखना है। नोट नंबर 3, फोर्स एंड टॉर्क मे बी जीरो और नॉन जीरो ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी तक अपन ने ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स देखा जाए तो ऑलवेज जीरो, टॉर्क P क्रॉस E, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, मींस P क्रॉस E और माइनस P डॉट E, ये दोनों फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स जीरो हो सकता है, टॉर्क जीरो हो सकता है, फोर्स नॉन जीरो हो सकता है, टॉर्क नॉन जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसका नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वाला फोर्स जीरो नॉन जीरो, टॉर्क जीरो नॉन जीरो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर देखेंगे। डाइपोल का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर किस टाइप का होगा, यही अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको वो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है जो स्टूडेंट्स नीट के हैं या जेईई मेंस के लिए काम कर रहे हैं, बट ये इंफॉर्मेशन याद रखें, नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है जेईई एडवांस के लिए है, तो जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला लेक्चर देखें। तो आज वाला लेक्चर मैं यही क्लोज करता हूं, थैंक यू।